इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है, तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी? आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं और ये है हमारा आरसीएन वोकैब का सेशन। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे वोकैब के क्वेश्चंस। वोकैबुलरी प्रैक्टिस क्लास है, जैसा कि लास्ट टाइम हमारी क्लास हुई थी वो भी वोकैब की प्रैक्टिस क्लास थी, आज भी वोकैब की प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, तो आज जो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं, एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एसएससी के प्रीवियस ईयर वोकैब के क्वेश्चंस हैं। आज आप प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले है आपका स्पेलिंग के क्वेश्चन। ठीक है, कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहां पे आप देखोगे आपको दो ग्रुप्स दिए गए हैं, हर एक ग्रुप में 4 वर्ड्स हैं। 4 में से कोई एक वर्ड जो है उसकी स्पेलिंग गलत है। हमें ये पता लगाना है कि भाई 4 में से वो वाला वर्ड कौन है जिसकी स्पेलिंग गलत है और उसकी सही स्पेलिंग क्या होगी। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें जो 4 वर्ड्स हैं, डिक्लेंशन, लेबिरिंथ, क्विंटेसेंस, पेंडेमोनियम, ये 4 वर्ड है। कॉमन वर्ड्स हैं, सबने पढ़े होते हैं। डिक्लेंशन जो होता है वो केस को कहते हैं, जैसे नाउन में आप लोगों को पढ़ाया था ना मैंने, नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, तो वो होता है डिक्लेंशन कहते हैं उसको। जैसे कोई एडजेक्टिव है, उसकी हमने कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री उसकी फॉर्म चेंज करके बनाई, तो वो जो फॉर्म चेंज करने का जो एट्रीब्यूट होता है उसको डिक्लेंशन कहा जाता है। लेबिरिंथ भूल भुलैया होता है, घुमावदार रास्ता, पजल्स वगैरह। ठीक है, और उसके बाद में जो क्विंटेसेंस है, क्विंटेसेंस का मतलब है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, बेसिक कोर आइडिया, उसको कहते हैं क्विंटेसेंस। एसेंस, एसेंस का मतलब सबसे बेसिक बात। और पेंडेमोनियम सबको पता है, केओस। पेंडेमोनियम का मतलब होता है क्या, क्या होता है? केओस, शोरगुल। ठीक है, तो ये जो हमें 4 वर्ड्स दिए ना, इनमें से देखो डिक्लेंशन की स्पेलिंग सही है, क्विंट एसेंस की स्पेलिंग सही है, लेबिरिंथ की स्पेलिंग सही है, पेंडेमोनियम की स्पेलिंग गलत है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि सही क्या होगा? है, देखो PANDEMONIUM। ठीक है, समझ में आया मिस्टेक क्या थी? ये जो हमने ओ लिख रखा था ना, ये गलत था, ये ओ नहीं होता इसमें। पेंडेमोनियम ये स्पेलिंग है, इसका मतलब क्योस होता है। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इररिप्रेसिबल। अगले ग्रुप में वर्ड है इररिप्रेसिबल, इररिवोकेबल, इररिफ्यूटेबल, इररेसिस्टिबल। अब हमें ये बताने है कि जो 4 वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, कैन यू फाइंड, ढूंढ सकते हो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? इररिप्रेसिबल, इररिवोकेबल, इररिफ्यूटेबल, इररेसिस्टिबल। चलो, इररिप्रेसिबल का मतलब जिसको सप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसको दबाया नहीं जा सकता, जिसका उत्पीड़न नहीं किया जा सकता। ठीक है, इररिवोकेबल का मतलब जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बार आदमी मर गया तो मर गया, उसको जिंदा नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं करा जा सकता। ठीक है,
तो इररिवोकेबल का मतलब दैट कैन नॉट बी विड्रॉन, जो हो गया सो हो गया, अब उसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है। इररिफ्यूटेबल का मतलब कंफर्म्ड, जिसको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता, जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, जो कंफर्म है, ठीक है। और इररेसिस्टिबल, इररेसिस्टिबल का मतलब कुछ ऐसा जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, वो इतना आकर्षक है, इतना प्रभावी है कि आप उससे प्रभावित हुए बगैर खुद को रोक नहीं सकते, आप उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब बताने इनमें से कौन सा वर्ड की स्पेलिंग गलत है। तो ये जो इररिप्रेसिबल लिखा ना बच्चे, इसकी स्पेलिंग गलत है। इसमें जो एस लिखा ना ये भी डबल होता है, तो इसकी स्पेलिंग होती है IRREPRESSIBLE, इररिप्रेसिबल, ये इसकी सही स्पेलिंग है, ठीक है। अगले देखो, फिर से दो ग्रुप आ गए, हर एक ग्रुप में 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। ये हो गया ग्रुप 1 और ये हो गया ग्रुप 2। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप में 4 वर्ड हैं, 4 में से एक की स्पेलिंग गलत है। हमें बताना है कि किसकी स्पेलिंग गलत है। अडल्टरेट, एंटीऑक्सीडेंट, असेलेंट, एसिडेंट। अडल्टरेट करना मतलब कंटेमिनेट करना, अडल्टरेशन होता है ना, जैसे मिलावटी, आपने पढ़ा होगा अडल्टरेटेड घी, अडल्टरेटेड घी का मतलब होता है मिलावटी घी, तो अडल्टरेट करना मतलब कंटेमिनेट करना, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट सबको पता होगा, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है जो उसको स्लो कर दे, उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एजिंग इफेक्ट होता है ना, ऑक्सीडाइजेशन का हमारी बॉडी पे एजिंग इफेक्ट होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं हमारी बॉडी को मतलब फ्रेश, यंग ऐसे रखते हैं। असेलेंट का मतलब हो गया अटैकर, असेल का मतलब होता है हमला करना, असेलेंट हो गया अटैकर, अटैक करने वाला पर्सन। और असेंडेंट का मतलब हो गया चढ़ाई, या जो पर्सन असेंड कर गया, जो ऊपर पहुंच गया। असेंड का मतलब ऊपर जाना होता है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सबने पढ़े होते हैं। तो हमें ये बताने कि इनमें से किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ओरली आप अपने नोट्स बनाओगे तो लिख लोगे। असेलेंट वर्ड जो है ना, इसकी स्पेलिंग गलत है, एक दो बच्चों ने सही बता भी दिया है, ठीक है। असेलेंट वर्ड में क्या है, जो एल के बाद में हमने ये जो आई लिखा ना, ये नहीं होता है, केवल LANT होता है। देखो होता क्या है, ये असेल वर्ब होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है हमला करना, असेल करना मतलब अटैक करना, और असेलेंट इसी की नाउन फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है अटैकर, ANT। तो असेलेंट वर्ड जो था ना, उसकी स्पेलिंग गलत थी, ठीक। अब दूसरे में आते हैं, दूसरे में हमने लिखा एबोरेंट। एबोरेंट का मतलब होता है किसी से घृणा करना, ये तो बहुत नीच लोग हैं, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, सो वी अबोर देम, ठीक है। तो अगर हम मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोरल रीजंस की वजह से किसी पर्सन को डिसलाइक करते हैं, तो अबोर करना हो गया, अबोरेंट उसका नाउन फॉर्म हो गया। फिर आ गया अचीवमेंट, उपलब्धि। अचीवमेंट का मतलब कुछ ऐसा जो मतलब सक्सेस लाइक है और आपने उसको अचीव किया, तो वो अचीवमेंट हो गया। एब्सिडेंट का मतलब होता है संयमित जीवन, कि बहुत भोग विलास में नहीं खोना, ठीक है। जानबूझकर भोग विलास और ऐसी की चीजों से खुद को बचना, मतलब संयमित जीवन जीना, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। और उसके बाद में आ गया आपका एक्रूमेंट। एक्रू का मतलब होता है जमा होना, एक्रू जो होता है ना, एक्रू वर्ड का मतलब होता है जमा होना, कलेक्शन होना। एक्रूमेंट का मतलब आप कलेक्शन मान लीजिए। तो ये इन चारों वर्ड्स के मीनिंग्स हो गए, ठीक है। मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें यह बताना है कि इनमें से स्पेलिंग किसकी गलत है। तो देखो, अबोरेंट की स्पेलिंग सही है, एब्स्टिनेंट की स्पेलिंग सही है। एब्स्टिनेंट एडजेक्टिव होता है किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए, जो सेल्फ डिसिप्लिन हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अचीवमेंट की स्पेलिंग सही है। एक्रूमेंट की स्पेलिंग गलत है। एक्रूमेंट में जो हमने यू लिखा है ना, आर के बाद में, इसके बाद में ई आना है, यू के बाद में ई होना है। एक्रू वर्ड आपने पढ़ा होगा, एक्रू की स्पेलिंग देखो क्या होती है, ये देखो, एक्रू एक वर्ब होती है जिसकी स्पेलिंग ये होती है ACCRUE, एक्रू। एक्रू का मतलब जमा होना, ये वर्ब है। अब इसके नाउन फॉर्म बनाओगे तो एक्रूमेंट हो गया। तो ये है एक्रूमेंट, ठीक। चल नेक्स्ट है जो, अब अगले आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं, ये आपको बताने हैं। इनसैचुएबल, इनसैचुएबल का मतलब होता है जो सेटिस्फाइड ना हो। सैचुएट हो जाए मतलब जो संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए। इनसैचुएबल का मतलब जो कभी तृप्त ना हो, सेटिस्फाइड ना हो। ऐसी ग्रीड फॉर रिचेस, रिचेस का मतलब समृद्धि, पैसा, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लालच, कभी ना शांत होने वाला, कभी ना मतलब, हाँ एक्रू बेनिफिट होता है ना, वही बेनिफिट इकट्ठे हो जाना, ठीक है। अब देखो हमने लिखा इनसैचुएबल ग्रीड फॉर रिचेस, पैसे को लेकर मतलब लालच, जो कभी शांत ना हो ऐसा लालच, जो कभी सेटिस्फाई ना हो पाए ऐसा लालच।
क्या कहेंगे उसे? एवरिस, एक्चुअरी, एंटिक्वेरी, अपोस्टेटिक। ये तो इजी वर्ड है, सबको पता होगा। एवरिस, लालच, इसको कहते हैं लालच, लोभ, ठीक है। एक्चुअरी जो होता है ना, एक्चुअली एक पर्सन होता है, ठीक है, जो रिस्क कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। रिस्क कैलकुलेशन इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। जो रिस्क कैलकुलेशन होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, ठीक है, उस काम को करने वाले पर्सन को एक्चुअरी कहा जाता है। और एक एक्चुरियल साइंस भी होती है, अगर आप लोगों ने, किसी ने सुना नाम कभी एक्चुरियल साइंस? किसी ने, तुम में से किसी ने भी ये टर्म पहले सुना है? कोई भी बच्चा जिसने ये टर्म पहले सुना, एक बार मुझे बताए, एक्चुरियल साइंस किसी ने ये टर्म पहले सुना? किसी ने एक्चुरियल साइंस ये टर्म पहले सुना? एक्चुअली की रिक्रूटमेंट भी आते हैं, हाँ, भर्तियां होती हैं, ठीक है। अब देखो, होता पता है क्या, जैसे बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं। तो ये ऐसे तो है नहीं कि इन्होंने पैसा लगाया और इन्होंने शुरू कर दिया काम, ऐसा तो होता नहीं है। इनके पीछे बहुत मतलब शार्प ब्रेन्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो पूरा हिसाब किताब करे बैठे होते हैं, उनके पास पूरा डेटा होता है 10 साल का, ठीक है। और उस डेटा के बेसिस पर वो ये हिसाब लगाते हैं कि अगर हम इस रीजन में इसने इतनी उम्र से इतने उम्र के लोगों को, ठीक है, इस प्रोफेशन में एंगेज लोगों को बीमा दें, इंश्योरेंस दें, तो हमें मतलब कितने चांसेस बनेंगे, मतलब रिस्क क्या है। तो ये पूरा एक्चुअल साइंस है, इसको कहते हैं, ठीक है। चलो, एंटीक्वेरी हो गया, एंटिक से इकट्ठा करने का पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जिसको एंटिक्स, एंटीक्वेरी का मतलब एंटिक से आप इसे रिलेट कर लो, जिसको एंटिक इकट्ठे करने का शौक है, वो एंटीक्वेरी हो गया। अपोस्टेट हो गया वन हु गिव्स वंस अपोस्टेट हो गया वन हु गिव्स वंस रिलीजन और बिलीफ। कोई ऐसा पर्सन जो अपनी बिलीफ को, अपनी मान्यताओं को, अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ दे, त्याग दे, वो अपोस्टेट हो गया, ठीक है। अगला वर्ड, लाइक अ वीक ओल्ड वुमन, ठीक है। जैसे कि कोई बूढ़ी कमजोर महिला हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? बूढ़ी कमजोर महिला के जैसा अगर कोई पर्सन हो या कोई महिला हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अमेजॉन, एनाइल, एसेटिक, आर्चर। अब देखो, आर्चर तो होता है धनुष चलाने वाला पर्सन, ठीक है, आर्चरी होता है ना। और एसेटिक हो गया एसिड से रिलेटेड, एसेटिक का मतलब रिलेटेड टू एसिड, ठीक है। फिर एनाइल और अमेजन दो वर्ड है, अब ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। अमेजन जो होती है, अमेजॉन जो होती है, वो होती है स्ट्रॉन्ग एंड टॉल वुमेन, ठीक है। अमेजॉन जो होती है वो टॉल और स्ट्रॉन्ग वुमेन को कहा जाता है, और कमजोर और ओल्ड वुमेन होती है उन्हें कहता जाता है एनाइल। ये आंसर हो गया, तो हमारा आंसर इसमें है सी। अगला देखो, टू रेनाउंस वंस फेथ और रिलीजन, अपने फेथ या रिलीजन को रेनाउंस कर देना। रेनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, क्विट कर देना, छोड़ देना, गिव अप। तो अगर कोई पर्सन अपने धर्म को, अपनी बिलीफ को, ठीक है, त्याग दे, तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, फैंटेसी कहेंगे, एपोस्टेसी कहेंगे, एपिस्टेसिस कहेंगे, यूफ्रेजी कहेंगे। तो आंसर उसे कहेंगे एपोस्टेसी। अभी बताया था ना, अपोस्टेट वो पर्सन होता है वन हु गिव्स अप वंस बिलीफ और रिलीजन, ठीक है, वो हो गया। फैंटेसी का मतलब इमेजिनेशन, फैंटेसी का मतलब समथिंग विच इज फैंटेस्टिक, इमेजिनरी। अच्छा, यूफ्रेजी जो होता है ना, ये प्लांट होता है, बायो का टर्म होता है। आप में से जिन बच्चों ने साइंस पढ़ा होगा, जूलॉजी वगैरह, उन्हें पता होगा। यूफ्रेसिया एक ग्रुप है प्लांट्स का, तो उस ग्रुप के किसी भी प्लांट को यूफ्रेसी कहा जाता है, ठीक है। इसका एक नाम आई ब्राइट भी होता है, आंखों की रोशनी तेज करने में काम आती है इसकी दवा, ठीक है। तो यूफ्रेसी प्लांट हो गया। एपिस्टेसिस जो हो गया, ये भी बायो का ही टर्म है, जूलॉजी का नहीं है शायद ये, ठीक है, वो बॉटनी का है यूफ्रेसी, और एपिस्टेसिस जूलॉजी का। एपिस्टेसिस है जीन सप्रेशन। टेक्निकली तो ज्यादा साउंड में नहीं हूँ बायो में, वो आपको इंटरेस्ट रहे, आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसका अपना बैकग्राउंड बायो का रहा होगा तो उसको एग्जैक्टली पता होगा, और नहीं तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप किसी ऐसे पर्सन को जिसका अपना मतलब बैकग्राउंड बायो का रहा हो, वो पर्सन आपको ज्यादा समझा पाएगा।
तो एपिस्टेसिस जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का टर्म है, इसका मतलब होता है जीन सप्रेशन। ठीक है, चलो, तो कुल मिला के हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर है एपिस्टेसी। नेक्स्ट पे जाते हैं, वेक्सेशन फॉर ह्यूमिलिएशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, ये ऑफ गलती से लिख गया, ये एक्चुअल में और होना चाहिए, ये गलती से ऑफ लिख गया। ठीक है, इसको आप और कर लो। ठीक है, वेक्सेशन का मतलब होता है गुस्सा। वेक्सेशन फॉर ह्यूमिलिएशन और डिसअपॉइंटमेंट। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, निराशा की वजह से, अपमान की वजह से जो उसको चिड़चिड़ापन आता है, जो उसको गुस्सा आता है, उसको क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, कोई पर्सन है, ह्यूमिलिएशन का मतलब अपमान हो गया। ठीक है, ह्यूमिलिएशन का मतलब अपमान हो गया, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब निराशा हो गया। निराशा या अपमान की वजह से जो आदमी को गुस्सा आता है या जो चिड़चिड़ापन आता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिनन कहते हैं, एड्रेनलिन कहते हैं, पोर्सिलिन कहते हैं, शैग्रिन कहते हैं। तो आंसर है शैग्रिन। आंसर तो है शैग्रिन। इस तरीके से नाराजगी या गुस्से को एंगर कह सकते हो आप। ठीक है, शैग्रिन हो गया। शैग्रिन इज द स्टेट ऑफ बीइंग एंग्री। एंग्री होने की अवस्था का नाम शैग्रिन है। डिसअपॉइंटमेंट या ह्यूमिलिएशन की वजह से जो गुस्सा आता है वो। लिनन क्या है, लिनन फैब्रिक है। लिनन जो है ना वो फैब्रिक है, कपड़े बनते हैं लिनन के। ठीक है, प्लांट फैब्रिक है। एड्रेनलिन क्या है, एक सब्सटेंस है, जब आदमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, रोमांचित होता है, उसकी बॉडी में सीक्रेट होता है, एड्रेनलिन हाई हो गया। ठीक है, और पोर्सिलिन क्या है, कोई बच्चा बता सकता है पोर्सिलिन क्या है? पोर्सिलिन एक सब्सटेंस है जिसके आपने देखा होगा टॉयज हैं, हाथी घोड़े वगैरह बनते हैं, कप हैं, सॉसर्स हैं, वो बनते हैं चीनी मिट्टी टाइप। ठीक है, तो ये पोर्सिलिन एक सब्सटेंस हो गया। अगला देखो, सिचुएटेड ऑन बैक। ठीक, सिचुएटेड ऑन बैक, कुछ ऐसा जो बैक पर सिचुएटेड है, बैक पार्ट में सिचुएटेड है, पृष्ठ भाग में है, उसको क्या कहेंगे? डॉर्सल कहेंगे, वर्सल कहेंगे, टसल कहेंगे, बेसल कहेंगे? बताओ। जिन बच्चों ने, जिनका अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी रहा है, मैं यहाँ पे 3 वर्ड लिख रहा हूं, वो बताएंगे कि तीनों वर्ड उन्होंने पहले कभी पढ़े सुने क्या? डॉर्सल, वेंट्रल, लैटरल। कॉमन टर्म है, बाकियों ने भी हो सकता पढ़े हो, जो 9th-10th में जिन्होंने साइंस पढ़ी है उन्होंने ध्यान दिया हो, बायो में उन्होंने भी पढ़े होंगे, लेकिन उनका ये होता है कि चलो वो बाद में भूल गए, उन्होंने 11th-12th में अपने पास साइंस नहीं रखी। लेकिन जिन्होंने 11th-12th में भी बायो पढ़ी है, उनको ये 3 टर्म्स पता होंगे। पता है? डॉर्सल, वेंट्रल, लैटरल पढ़े? आर्ट्स पढ़े हैं तो तुम तो बेकार आदमी हो, आर्ट्स वाले तो। डॉर्सल, वेंट्रल, लैटरल, ये जो तीनों वर्ड लिखे हैं, इनके मीनिंग किसी को पता? पढ़े होंगे, तीनों ही पढ़े होंगे। हालांकि बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, बायो है, इकोनॉमिक्स है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें मेरा मतलब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और मुझे मतलब जिनकी जानकारी भी नहीं, सही बताएं। जानकारी तभी होती, मतलब इंटरेस्ट तभी होता है जब आपको उसकी जानकारी होती है। मुझे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत, अब चूंकि इंग्लिश पढ़ाते हैं तो बेसिक टर्म्स होते हैं, वो पता करने पड़ते हैं आपको। तो डॉर्सल जो वर्ड होता है, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी है, मानव शरीर है, ठीक है, तो जो फ्रंट पार्ट में हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे नोज है, ठीक है, ये चेस्ट है, तो ये क्या हो गया? वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब फ्रंट में, एनाटॉमिकली जो फ्रंट में लोकेटेड या सिचुएटेड चीजें हैं वो है वेंट्रल। ठीक है, डॉर्सल जो है वो बैक है। अब जैसे हमारी रिब्स होती हैं, तो रिब्स में ये फ्रंट में भी बोन होती है, बैक में भी होती हैं, तो बैक में जो है वो है डोर्सल बोन्स, और जो सामने की तरफ है फ्रंट में है वो है वेंट्रल। और लेटरल होता है साइड में, लेटरल का मतलब होता है साइड। तो ये जो एनाटॉमिकल पोजीशंस होती हैं ये उनके वर्ड्स हैं, ये जो चारों तीन, ये जो 3 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली एनाटॉमिकल पोजीशंस को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हैं। डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल। लेटरल का मतलब साइड से, वेंट्रल का मतलब सामने, डॉर्सल का मतलब बैक से। ठीक है, तो जो बच्चे बायो पढ़ते हैं वो जल्दी समझ गए होंगे, बाकी अपने याद कर लें। लेटरल साइड, वेंट्रल फ्रंट, डॉर्सल बैक। ठीक, बायो जब आपने 9th-10th में कभी पढ़ी होगी, या हो सकता है 7th-8th में भी पढ़ी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा
पत्ती का काटा जाना, कटिंग अ लीफ। लेटरली, लेटरली का मतलब साइड से काटना, वेंट्रली का मतलब सामने से काटना, ठीक है। हाँ, पढ़ा होगा ना, वेंट्रल बैक ये सब होता हो। वेंट्रल बैक नहीं होता बच्चे, वेंट्रल फ्रंट होता है, डोर्सल बैक होता है, लेटरल साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया सिचुएटेड ऑन बैक, तो सिचुएटेड ऑन बैक का आंसर ये है डोर्सल। स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा, हाँ स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा। तो ये सिचुएटेड ऑन बैक हो गया डोर्सल। वर्सल का मतलब हो गया लेटर्स, कैलीग्राफी। जैसे कोई वर्स वगैरह लिखी जाती है तो आपने पुरानी किताबें पढ़ी होंगी, तो जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ तो चैप्टर का जो सबसे पहला लेटर होता है ना वो बड़ा ही बड़ा होता है साइज में और बहुत डिजाइन वाला होता है, तो उसको वर्सल कहते हैं, ठीक है। टसल का मतलब हो गया रिलेटेड टू कफ, टसल का मतलब हो गया रिलेटेड टू कफ, कफ से संबंधित, खांसी से संबंधित, ठीक है। और बेसल का मतलब हो गया बेसिक, बेसल बेस से, बेस का मतलब आधार होता है ना, तो बेसल का मतलब कुछ ऐसा जो बहुत ही आधार, मतलब आधार से संबंधित है, बेसिक है, ये हो गया। फिर आ गया गर्ल विद ब्राउन हेयर, ठीक है। ब्राउन हेयर मतलब हो ऐसी गर्ल को क्या कहते हैं, तो आंसर उसे कहते हैं ब्रूनेट, BRUNETTE, ब्रूनेट, ये हो गया गर्ल विद ब्राउन हेयर। उसके बाद में जो लिखे गए वर्ड्स हैं, डैमशल है, मैडमेशल है, ये फ्रेंच वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश वाली नहीं, थोड़ी फ्रेंच की अलग होती है, सॉफ्ट होती है बहुत। तो ये जो वर्ड, ये मैडम का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब मैडम इसी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो जो डैमशल और मैडमेशल है, ठीक है, ये है अनमैरिड वुमेन, अनमैरिड यंग वुमेन, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। लैशी का मतलब आप गर्ल मान सकते हैं, यंग गर्ल, गर्ल, ठीक है। अब जैसे होता क्या, इंग्लिश में एक वर्ड होता है लैस, एक वर्ड होता है लैड। किसी ने वर्ड्स पहले पढ़े हैं? क्या तुम में से किसी बच्चे ने ये दो वर्ड पहले कभी पढ़े, LASS लैश और LAD लैड? किसी ने पढ़े हो? हाँ, ब्लॉन्डे भी होता है, ब्रूनेट को ब्लॉन्ड भी कहते हैं। चलो अब देखो, लैश जो होता है ना, ये होता है यंग गर्ल, यंग गर्ल, ठीक है। लैड होता है यंग बॉय, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे आ जाते हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग को क्या कहते हैं? तो आंसर है अल्पाइनिज्म। आल्प्स है ना, आप उनसे रिलेट कर सकते हैं, आल्प्स जो है वो पहाड़ियां हैं, ठीक है, तो माउंटेन्स हैं, तो अल्पाइनिज्म हो गया माउंटेन क्लाइंबिंग। अच्छा, ध्यान ये रखना, कोई जरूरी नहीं जो एल्प्स पे जाते हैं उन्हीं को माउंटेन क्लाइंबिंग मतलब अल्पाइनिज्म कहा जाता है। अल्पाइनिज्म का मतलब हो गया माउंटेन क्लाइंबिंग, जो किसी भी माउंटेन को क्लाइंब करते हैं वो माउंटेन क्लाइंबिंग को अल्पाइनिज्म कहा जाता है। एल्गोरिज्म हो गया कंप्यूटिंग, जैसे एल्गोरिदम होता है, ठीक है, तो एल्गो का मतलब काउंटिंग, तो एल्गोरिज्म हो गया काउंटिंग, ठीक है। एलियनिज्म हो गया बाकियों से बिल्कुल अलग रहना, एलियन होता है ना, एलियन मतलब खुद में खोया रहने वाला पर्सन, दुनिया से, समाज से बिल्कुल अलग रहने वाला पर्सन, ठीक है, तो वो एलियनिज्म हो गया। इस तरीके से रहना, इस तरीके की हरकत, इस तरीके के बिहेवियर को एलियनिज्म कहते हैं। कि बहुत से लोग होते हैं वो कटे कटे रहते हैं देश दुनिया से, उन्हें मिलना जुलना पसंद नहीं, वो एलियन टाइप रहते हैं समाज के बीच में, ठीक है, तो एलियनिज्म हो गया। फिर एक वर्ड है यहाँ पे एल्बाइनिज्म। ये एल्बाइनिज्म क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, क्या तुम में से कभी किसी बच्चे ने, एक वर्ड होता है एल्बिनो, ये सुना? क्या किसी ने एल्बिनो वर्ड सुना है? ये इसी से रिलेटेड है एल्बाइनिज्म, किसी ने सुना हो तो एक बार बताए। ALBINO, एल्बिनो, किसी ने सुना हो ये वर्ड पहले? किताबें पढ़ा करो 7th 8th की। अगर ये जो वर्ड्स मैं तुम्हें समझा रहा हूं इन्हें समझने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, ठीक है, या तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम्हें जरूरत है कि पढ़ा करो थोड़ा बहुत, अपने स्टॉक पढ़ाओ, ठीक है। तुम लोग वही प्रीवियस ईयर की वक्या पढ़ते रहते हो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करा करो, थोड़ा सा चीजों को पढ़ो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी वक्या बढ़ाओ, ठीक है। 7th 8th की बुक्स पढ़ो, उनमें कहानियां दी होती हैं, चैप्टर्स दिए होते हैं, वो पढ़ो। एल्बिनो का मतलब किसी को नहीं पता, चलो अभी मैं बताता हूँ तो सबको पता चल जाएगा। तुमने देखा होगा कभी न कभी किसी ऐसे पर्सन को रियल लाइफ में या टीवी में या कहीं पर, जिसकी बॉडी पे ना कहीं कहीं पे मतलब सफेद हो जाती है,
आंखें एकदम से सफेद हैं जैसे किसी ने इसकी स्किन उतार दी हो, ऐसे होता है। देखा, बहुत से लोग होते हैं ना उनकी बॉडी पे पिगमेंटेशन एब्सेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से ये जैसे हम थोड़ा सा ये ब्राउन टाइप का कलर होता है ना, ये सब उनका नहीं होता है, बहुत गोरा सा दिखाई पड़ता है, अंग्रेजों से भी ज्यादा गोरे दिखते हैं वो। ठीक है, हाँ सब मिलेंगे बेटा, जब पढ़ते रहोगे सब मिलेंगे, ध्यान नहीं देते तुम लोग, सब आते होंगे ये सब, किसी न किसी चैप्टर में ये सब टर्म्स आते होंगे, सुनते नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको एल्बिनो कहते हैं। उसकी आंखें वगैरह देखोगे एकदम से मतलब व्हाइट होती हैं। ठीक है, बॉडी पे स्किन जो होती है वो ऐसा लगता है स्किन है ही नहीं, इसकी बॉडी पे पूरा व्हाइट व्हाइट नजर आता है। ठीक है, तो उसको एल्बिनो कहते हैं, ऐसे पर्सन को एल्बिनो कहते हैं। ठीक है, अल्बाइनिज्म हो गया उस तरीके की स्टेट, एल्बिनो होने की स्टेट का नाम अल्बाइनिज्म हो गया। ठीक है, तो बस ये आंसर ध्यान रखना। अगले पे आ जाओ। कंबस्टिबल, फ्लेमेबल, कुछ ऐसा जो कि मतलब ज्वलनशील हो। कंबस्टिबल का मतलब ज्वलनशील, ठीक है, जिसका कंबस्शन हो जाए, जो जल जाए। ठीक है, अब एलेवेटिव, एलेवेटिव जो होता है वो नाउन का केस होता है, इंग्लिश में नहीं होता, बाकी लैंग्वेजेस में होता है। ठीक है, ये हटाओ। एग्लोमेरेटिव का मतलब होता है कि कोई चीजें जमा कर दी गई बिखरी बिखरी, उनमें कोई मतलब कॉमन चीजें नहीं है, मतलब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को एक जगह पे एग्लोमरेट कर दिया। एग्लोमरेट करना जमा कर देना हो गया। कामेटिव का मतलब हो गया जो किसी चीज को शांत कर दे। कन्फ्लेग्रेट, ये हमारा आंसर हो गया, कन्फ्लेग्रेट, ये हमारा आंसर है। इसका मतलब होता है ज्वलनशील। ठीक है, फ्लैमेबल, ये ध्यान रखना। अगला देखो, डेल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। अब कोई पर्सन है, डेल्यूजन का मतलब भ्रम होता है, डेल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। किसी पर्सन को ऐसा भ्रम हो जाए कि उसको कोई बीमारी है, वो नहीं बीमारी उसे, बट उसको ऐसा भ्रम हो जाए कि उसको बीमारी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में एक टर्म होता है, पता नहीं तुम लोगों ने सुना या नहीं सुना, सुना तो होगा वैसे, हाइपोकॉन्ड्रिया। तो उसको हाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन में जो दिए गए हमें उनमें से चुनना है। ठीक है, तो जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग होते हैं अक्सर, उन्हें जो मछली और दूध एक साथ खा ले उसे ऐसा हो जाता है। अच्छा खैर, ये तो नहीं पता। तो हाइपोकॉन्ड्रिया जो होता है या हाइपोकॉन्ड्रियक पर्सन जो होता है, वो ऐसा पर्सन होता है जिसको इस तरीके की बिलीफ हो जाती है कि मुझे कोई सीरियस बीमारी है। ठीक है, बड़े बूढ़े होते हैं अक्सर, देखो उनको भी डिस्पेंसरी में बैठे मिलेंगे, डॉक्टर साहब मेरा ये चेकअप कर लो, मुझे लगता है ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो हाइपोकॉन्ड्रिया उसे कहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया। अब हाइपोकॉन्ड्रिया तो ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में दिया लाइपेमेनिया, नरुमेनिया, नोशोमेनिया, फैगोमेनिया। तो हमें इनमें से बताना है कि डेल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज के लिए कौन सा वर्ड हम यूज करें। तो देखो मैं बताता हूं, फैगोमेनिया हो गया रिलेटेड टू फूड, कोई पर्सन है उसको फूड को लेकर मैनिया हो जाए, खाने का, ठीक है, सनक सवार हो गई, तो वो हो गया फैगोमेनियक। ठीक है, नैरोमेनिया हो गया नारकोटिक्स, नारकोटिक्स का मैनिया हो गया किसी को, नशीली चीजों का। लाइपेमेनिया हो गया मेलंकोली, मेलंकोली का मतलब उदासी, दुख, सैडनेस, कोई पर्सन है दुख में खोया रहे हमेशा, ठीक है, वो लाइपेमेनिया हो गया। और नोसोमेनिया हमारा आंसर है। ठीक है, नोसोमेनिया का मतलब हो गया कि डेल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, कोई पर्सन है उसको ऐसा डेल्यूजन हो जाए कि उसको कोई बीमारी है, तो वो नोसोमेनिया आंसर हो गया। फिर आगे इवनिंग प्रेयर इन चर्च, चर्च में की गई इवनिंग प्रेयर्स को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें कहते हैं वेस्पर्स, वेस्पर्स कहा जाता है। जिग जो हो गया और वॉल्ट्ज हो गया, ये टाइप ऑफ डांस है, ये ध्यान रखना, जिग और वॉल्ट्ज जो दोनों है वो टाइप ऑफ डांस है। शीत जो है वो कवर है, हिंदी में इसको वो कहते हैं क्या नाम, म्यान, जैसे चाकू तलवार वगैरह रखने के लिए जो होता है ना उसको कहते हैं शीत, म्यान। ठीक, तो जिग और वॉल्ट्ज जो है वो डांस के टाइप्स हैं, और वेस्पर्स जो है वो इवनिंग प्रेयर्स हैं जो चर्च में की जाती हैं। एनिया मीन्स लेशन होता है, नहीं एनिया मीन्स लेशन नहीं होता, एक्चुअल में मैनिया ही है। ठीक है, मैनिया होता है मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, एबनॉर्मल डिजायर, उसको मैनिया कहते हैं। ठीक, चल अगले पे आ जाओ भाई, अ साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, संस्कृति, रेस, रेस का मतलब जाति, और ह्यूमन डेवलपमेंट के साइंस को क्या कहते हैं? तो आंसर है उसे कहते हैं यूजेनिक्स।
ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ जीन वाइज, कैसे ये अलग अलग रेसेस बनी, ठीक है। तो इन सबकी स्टडी को इंग्लिश में कहा जाता है यूजेनिक्स, जेनेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको यूजेनिक्स कहते हैं, ठीक है। स्ट्रीक का मतलब होगा कोई लाइन जिसमें कोई ब्रेक ना हो, जो कंटिन्यू हो, ठीक है। विनिंग स्ट्रीक, विनिंग स्ट्रीक जैसे ऑस्ट्रेलिया है लगातार 10 मैच जीत गया तो हम कहेंगे विनिंग स्ट्रीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। विनिंग स्ट्रीक का मतलब समथिंग कंसिस्टेंट विदाउट एनी ब्रेक, तो वो स्ट्रीक हो गया, ठीक। वॉली तो समझते ही हैं, वॉली का हिंदी में अगर कहना तो एक टर्म होती है बौछार, ठीक है। जैसे एक तरफ से गोलियां बरसने लग जाएं, तीर बरसने लग जाएं, तो इसको कहते हैं वॉली ऑफ एरोज। वॉली का मतलब बौछार, बहुत बड़ी संख्या में एक साथ चीजों का आना, ठीक है। और टैनरी, टैनरी वो होता है जहां पे चीजों को टैन किया जाता है, जैसे जो चमड़ा होता है जानवरों की, जो खाल होती है उसकी जहां पे टैनिंग होती है, जहां पे उनकी केमिकल प्रोसेस होती है, उसको टैनरी कहते हैं, उस जगह को टैनरी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर लिखा मेडिसिन दैट कॉजेज वॉमिटिंग, वो दवा जिससे कि मतलब नौशिया हो जाए या जिससे उल्टी सी आने लगे, ऐसी दवा को क्या कहते हैं, तो आंसर है एमिटिक। तो एमिटिक वो दवाएं होती हैं जिनको खा लेने से नौशिया सा हो जाता है, चक्कर सा आने लगता है, उल्टी सी आने लगती है, उन्हें कहते हैं, ठीक है। सटायर व्यंग होता है, सबको पता है। वलीश पर्स होता है, वलीश जो वर्ड है ना, ये पर्स होता है। लोग घूमने घामने शाम को निकलते हैं ना, तो छोटा सा पर्स टांग लिया, चाबी डाल ली, फोन डाल लिया उसमें, वो वलीश हो गया। पायर होती है चिता, PYRE, पायर जो वर्ड है उसका मतलब होता है चिता, ध्यान रखना। फिर आगे इडियम्स, वो पिट अप, ये इडियम आपके सामने है, सारे बच्चे इसका आंसर बताएं। ये जो इडियम आप लोगों के सामने है बच्चों, इसका सभी लोग मीनिंग बताएं, जल्दी से बताएं। वो पिट अप का मतलब बताएं। वो पिट अप का मतलब होता है एंजॉय करना, ठीक है। ग्रुप में लोग एंजॉय करें, ठीक है। मान लो अच्छा रिजल्ट आ गया, ठीक है, सभी लोग पास हो गए तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। टीम जीत गई तो लोग ग्रुप में निकले बाहर, एंजॉय कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं वो पिट अप का मतलब होता है एंजॉयिंग इन अ नॉइजी वे, यूजुअली इन अ ग्रुप, ठीक है। अब एक इडियम है, मैं आप लोगों से और उसका मीनिंग जानना चाहता हूं, जिसको पता हो बताए। टू पेंट द टाउन रेड, टू पेंट द टाउन रेड, ये एक इडियम है। कोई भी मतलब बच्चा इसका मतलब बताए। टू पेंट द टाउन रेड आ चुका है कई बार पेपर में। टू पेंट द टाउन रेड इडियम का क्या मतलब होता है, कोई भी बताए। टू पेंट द टाउन रेड, ठीक है। पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई अर्जेंटीना थी, अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत गई, फीफा वर्ल्ड कप जीत गई, तो अर्जेंटीना में देखो कैसा सेलिब्रेशन हुआ, हजारों लोग, हो सकता है लाखों रहे हों, ठीक है, रोडों पर निकल आए, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब फायरवर्क्स हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं पेंटिंग द टाउन रेड। पेंटिंग द, उतनी बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन अगर मान लो एक अच्छा खासा ग्रुप है लोगों का और खूब मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज को, शोरगुल के साथ में, डांस गाने बाजे के साथ में, तो वो हो गया पेंटिंग द टाउन रेड, ठीक है। फिर वर्ड आ गया विद वेंजेंस, वेंजेंस, इस विद वेंजेंस का मतलब क्या है, ठीक है। विद वेंजेंस का मतलब क्या है, अ कंप्लीट डिजास्टर, having similar views or attitude to something, to look out for something without particular attention, used to emphasize the degree to which something occurs। कोई चीज किस हद तक हुई, उस हद को मतलब emphasize करने के लिए हम ये यूज करते हैं with the vengeance। ये किस मूवी का डायलॉग है बताए कोई बच्चा। आई एम वेंजेंस, ठीक। ये किस मूवी का डायलॉग है, कोई बता सकता है। मूवी तो तुम लोग देखते नहीं होगे ज्यादा, मैं थोड़ा सा, हालांकि अब तो मैंने बिल्कुल लगभग बंद कर दी है, ना के बराबर ही देखता हूँ। अब तो लगभग नहीं देखता हूँ, लेकिन पहले देखा करता था। तो ये के डायलॉग है आई एम वेंजेंस, अगर कोई बता पाए ये किस मूवी का डायलॉग है। आई एम वेंजेंस, ये एक मूवी है बच्चे, द बैटमैन।
जो अभी नई मूवी आई है बैटमैन की लेटेस्ट, रॉबर्ट पैटिंसन है जिसमें, ये उस मूवी का डायलॉग है। जो बैटमैन है वही कहता है ये बात, थॉर का नहीं है, बैटमैन का ही है। बैटमैन का है, थॉर का नहीं है, ठीक है। तो जो नई मूवी आई है रॉबर्ट पैटिंसन जिसमें बैटमैन का रोल कर रहा है, द बैटमैन मूवी का नाम है, ये उसी मूवी में डायलॉग है, बैटमैन ही कहता है आई एम वेंजेंस, ठीक है। वेंजेंस का मतलब वैसे बदला होता है, ठीक है। विद अ वेंजेंस जो इडियम है, इसका यूज हम करते हैं ये बताने के लिए कि कोई काम हुआ, कोई हमला हुआ, कोई अटैक हुआ तो उसकी डिग्री क्या थी। विद वेंजेंस का मतलब बहुत बदले के साथ में, मतलब बहुत तीव्रता के साथ में, बहुत ही ज्यादा बड़ी डिग्री में हुआ वो काम, ठीक है। तो इसका आंसर ये होता है। इसका यूज हम करते हैं एम्फसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स, किस हद तक कोई काम हुआ ये बताने के लिए। अगला देखो, अप अगेंस्ट द वॉल। अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है टू बी इन कॉर्नर। एक इंग्लिश में और इडियम होता है टू कॉर्नर समबडी। टू कॉर्नर समबडी का मतलब किसी को एक ऐसी हालत में ले आना कि जहां पे वो अपना बचाव नहीं कर सकता और जहां पे उसको पिटने है, ठीक है। टू अ कॉर्नर, ठीक है। दे सक्सीडेड इन गेटिंग मी इन द कॉर्नर। तो कॉर्नर में ले जाना मतलब उसको, अब वो बच नहीं सकता वहां से, अब कोई बचाने के लिए आ भी नहीं सकता, वो कुटेगा वहां पे, ठीक है। अप अगेंस्ट द वॉल का भी मतलब लगभग यही होता है। अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाना, किसी ऐसी परेशानी में फंस जाना जहां से निकलने का कोई रास्ता ना हो, इसको कहते हैं अप अगेंस्ट द वॉल। तो अगर ये जो हमें ऑप्शन दिए गए, टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर ओन इंटरेस्ट इन एन डिसऑर्डरली फैशन इन एन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन, परफॉर्मिंग वेल इन अ डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, ये आंसर। इनएक्सट्रिकेबल, इनएक्सट्रिकेबल का मतलब जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, जिसका कोई हल नहीं है, मतलब उससे बाहर निकाला नहीं जा सकता, वो ऐसी परिस्थिति है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है सी। अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब इन एन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन। अगला देखिए, रिप द वर्ल्ड वाइंड, ठीक। ये एक्चुअल में जो पूरा होता है ना, वो रिप द वर्ल्ड विंड नहीं होता, ये होता है सो विंड एंड रीप द वर्ल्ड विंड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपने अगर कोई काम किया है, गलतियां की हैं, तो उन गलतियों की कीमत चुकाना, उनका भुगतान करना, मतलब अपने गलत कामों की वजह से परेशान होना, पीड़ित होना, परेशानी उठाना, इसको कहते हैं रिपिंग द वर्ल्ड विंड। पूरा ये होता है सोइंग विंड, रिपिंग द वर्ल्ड विंड, ठीक है। ठीक, जैसा करोगे वैसा भरोगे, हिंदी में एक कहावत होती है, आप उससे इसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा करना वैसा भरना जो हिंदी में कहावत होती है, उसको आप इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक। तो रिपिंग द वर्ल्ड विंड का मतलब होता है सफर नेगेटिव कंसिक्वेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्शंस, अपने कर्मों की वजह से नेगेटिव कंसिक्वेंसेस सफर करना, ठीक है। बहुत से लोग देखे ना तुमने, उनके साथ में उन्होंने गलत किया होता है किसी के साथ में, फिर उनके साथ भी बाद में गलत होता है, ठीक है। परिवार में कलह हो जाती है, परिवार टूट फूट जाता है, ठीक है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बीमारी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, कोई उनको बहुत बड़ी फाइनेंशियल चोट दे देता है, तब लोग कहते हैं देखो इन्होंने दूसरे के साथ ऐसा किया था, आज इनके साथ भी यही हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिपिंग द वर्ल्ड विंड। अगला देखो, ऑफ द फर्स्ट वाटर, इडियम है ऑफ द फर्स्ट वाटर। तो ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का होना, सबसे अच्छी क्वालिटी का होना, ठीक है। तो ये ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब यही होता है। ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब बीइंग ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी, सबसे शानदार, सबसे अच्छा, उत्कृष्ट होना, ठीक। अगला देखो, वेदर द स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म, ठीक है। ये इडियम है, वेदर इसमें वर्ब है, नाउन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है कोई परिस्थिति है, मुसीबत है, कोई परेशानी है, उसको सरवाइव कर जाना, उससे उबर जाना, ठीक है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो किसी फाइनेंशियल लॉस में आ गया। अमिताभ बच्चन की तुम में से ज्यादातर को कहानी पता होगी, ठीक है। एक समय अमिताभ बच्चन खूब अच्छा कमा रहे थे, ठीक है, खूब पैसा बना रहे थे, फिल्में खूब चलती थी। फिर एक दौर आया अमिताभ बच्चन की लाइफ में, अमिताभ बच्चन की फिल्में थोड़ी कम चलनी शुरू हुई, तो अमिताभ बच्चन ने एक कंपनी बनाई, एबीसीएल कॉर्पोरेशन, ऐसे अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन कुछ, ठीक है। और उसके अंडर में अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, और उसके प्रोडक्शन हाउस में अपने अंडर हिज ओन प्रोडक्शन हाउस ही रिलीज 2 और 3 मूवीज आई थिंक,
एक ही मूवी का मुझे नाम याद है, ज्यादा का नहीं याद है। एक मूवी आई थी तेरे मेरे सपने, ठीक है, वो अमिताभ बच्चन का अपना प्रोडक्शन हाउस जो था उसके अंडर में मूवी आई थी। मूवीज वगैरह चली नहीं, खूब भयंकर तरीके से पिटिंग, ठीक है, नुकसान हुआ बहुत ज्यादा, कर्ज हो गया। बताते हैं कि जो अपना बंगला वगैरह है वो तक उन्हें गिरवी रखना पड़ा उस समय। तो बहुत मतलब फाइनेंशियल लॉस में आ गए, ठीक है। लेकिन वही है कि जो आदमी मतलब जिसके अंदर जिजीविषा होती है, लड़ने की इच्छा शक्ति होती है, ठीक है, जो हार नहीं मानता, लड़ता रहता है अंतिम सांस तक, तो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर ऐसे ही अपना। तो उन्होंने फिर अपना मतलब दोस्तों की या जो जानकार लोग थे इंडस्ट्री में उनकी थोड़ी बहुत मदद ली, फिल्में में उनको मिलनी शुरू हुई, ठीक है। ये जो मूवी है जो उस पे सोनी पे पता नहीं किस पे हमेशा आती रहती है, हीरा ठाकुर वाली, वो मूवी भी उसी दौरान की है, उसी समय ये मूवीज वगैरह अमिताभ बच्चन ने करनी पड़ी, ठीक है। रेखा जी छोड़ो, रेखा जी की अलग कहानी है, रेखा जी की बात नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो वो जो मूवी है, अच्छा नाम है उसका मूवी का, सूर्यवंशम, जो सूर्यवंशम मूवी है जिसमें वो हीरा ठाकुर वाली कहानी है, ठीक है। हाँ, एसडीएम बन जाती है वो, पता नहीं क्या कलेक्टर बन जाती है हीरा ठाकुर की वाइफ पढ़ के। तो वो मूवी भी उसी टाइम की है अमिताभ बच्चन की, जिस समय अमिताभ बच्चन बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। तो देखो धीरे धीरे अमिताभ बच्चन ने अपना सब कुछ अच्छा कर लिया। तो वो मुसीबत थी, परेशानी थी, लेकिन उससे उबर गए। इसको कहते हैं वेदरिंग द स्टॉर्म। मान लो हम, अब ये तो मैंने बताया जो अमिताभ बच्चन की कहानी है फाइनेंशियल है, मान लो कोई हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम हो, कोई कैसी भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, प्रोफेशनल कोई प्रॉब्लम हो, तो कोई भी पर्सन अगर किसी तरीके की मुसीबत परेशानी में फंस गया लेकिन फिर बाद में वहां से उबर जाए, तो उसको कहते हैं वेदरिंग द स्टॉर्म, ठीक है। बी एब्सोल्युटली अनविलिंग टू कॉपरेट, फॉल ओवर इन सडन और ड्रामेटिक वे, सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, डिस्प्यूटेड डिसीजन ऑफ ऑलरेडी मेड, वगैरह वगैरह, ठीक है। सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, पीरियड ऑफ डिफिकल्टी को सर्वाइव कर जाना। स्पिन योर व्हील्स, ठीक है, स्पिन योर व्हील्स। स्पिन योर व्हील्स का मतलब आप यहां पे चरखा मान लीजिए, व्हील्स का मतलब है चरखा, ठीक है। आदमी बैठे बैठे चरखा चला रहा है, टाइम काट रहा है, ठीक है। स्पिन योर व्हील्स जो होता है ना, इसका मतलब होता है चरखा चलाना, मतलब टाइम पास करना, ठीक है। कुछ करने के लिए ढंग की चीजें नहीं होना तो अपना टाइम काटना, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, वेस्ट योर टाइम और एफर्ट्स। स्पिन योर व्हील्स का मतलब हो गया वेस्ट योर टाइम और एफर्ट, अपना टाइम और एफर्ट्स बर्बाद करना। बैठे बैठे पहिया घुमा रहे हैं, पहिया घुमा रहे हैं बैठे बैठे, ठीक है, टाइम कट रहा है। इसे वो कहते हैं बी, बी आंसर, ए नहीं है बेटा, बी। वेयर द ग्रीन बिलो, ठीक है, वेयर द ग्रीन बिलो, ठीक है। ये हमारा इडियम आ गया, उसका मतलब बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वेयर द ग्रीन बिलो का मतलब एक ऐसी एक तरफा प्यार होना, ठीक है, कि आप किसी को पसंद करते हो, प्यार करते हो, लेकिन वो आपको रेसिप्रोकेट नहीं करता, वो इस बात से अनजान है, वो आपको मतलब भाव नहीं देता, तो इसको कहते हैं वेयरिंग द ग्रीन बिलो, ठीक है। तो ये जो लिखा है ना, सफर अनरिक्वाइटेड लव, अनरिक्वाइटेड का मतलब हो गया अनरेसिप्रोकेट, अनरेसिप्रोकेटेड, अनअक्नॉलेज्ड, जिसको अक्नॉलेज नहीं किया गया या जिसको रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, ठीक। वेयर द ग्रीन बिलो, ये हो गया इसका आंसर। वाइल्ड एंड वुली, वाइल्ड एंड वुली मीनिंग बताओ इसका। चलो, वाइल्ड एंड वुली ये जो वर्ड है इसका मीनिंग बताओ, क्या मतलब, ये इडियम है, क्या मतलब होता है इस इडियम का। वाइल्ड का मतलब समझते ही हैं, जंगली ठीक है। अब वूली, वूल होता है ना, वूल ऊन होती है, तो जैसे भालू होता है, भालू के शरीर पे बड़े बड़े बाल होते हैं, ऊली का मतलब उस टाइप का जिसके बड़े बड़े बाल हो, मतलब जंगली देखने में भी लगता हो, कर्म से भी जंगली हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वाइल्ड एंड वूली। तो पहला जो ऑप्शन है वही है, अनकूथ इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर, कोई पर्सन ऐसा जो बेसऊर है, र्यूड है, अनकूथ का मतलब र्यूड है, जिसमें ढंग सऊर नहीं है, ठीक है, देखने में भी और बिहेवियर से भी, अपीयरेंस से भी और बिहेवियर से भी जो पर्सन अनकूथ है वो हो गया, ठीक है, वाइल्ड एंड वुली। एक मूवी है उसमें एक कैरेक्टर है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, इसलिए मैं रेफरेंस देने से बच रहा हूं, ठीक है। जैसे स्टार वॉर्स सीरीज है ना, ठीक है, स्टार वॉर्स की जो मूवीज हैं, तुम में से किसी ने देखी स्टार वॉर्स की कोई भी मूवीज,
स्टार वॉर्स की तुम में से अगर किसी ने कोई मूवी देखी हो, कई मूवीज है, मुझे लगता है 9-10 मूवीज हैं सीरीज में, स्टार वॉर्स। मैंने तो खैर एक बार सारी देख ली थी कोरोना के टाइम। तो स्टार वॉर्स मूवीज जो है उसमें कैरेक्टर होता है भालू सा, चलता वो 2 पैर पे ही है, बड़ा होता है, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, ठीक है। नाम मुझे याद, एचुआ केचुआ ऐसे कुछ उसका नाम होता है, 1 मिनट रुक जाओ। तो एक कैरेक्टर होता है जानवर टाइप देखने में, मतलब जानवर ही होता है, 2 पैर पे बस चलता है, बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है। तो आप उससे उसको रिलेट कर लो। तो वाइल्ड एंड वुली वही हो गया। वाइल्ड का मतलब जंगली, वुली का मतलब जिसके शरीर पे बड़े बाल, भयंकर बाल हो, देखने में अच्छा ना लगता वैसा। अगला आ गया गिव इट अ विल। गिव इट अ विल का मतलब होता है ट्राई करना, विल का मतलब होता है स्टार्ट होना, ठीक है। गिव इट अ विल का मतलब होता है टू ट्राई आउट समथिंग, कोई कोशिश करना, प्रयास करना, ठीक है, ये हो गया। अगला देखो, अब आगे सिनोनिम्स। वुल्फ टाइप तो नहीं होता है, भालू कह सकते हैं, बेयर टाइप होता है, वुल्फ टाइप नहीं होता है। अरे मुझे उसका नाम याद था, बस अभी निकल गया दिमाग से। तो गजल वर्ड आ गया, अब हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो गजल का मतलब होता है किसी चीज को ना लार्ज क्वांटिटी में पीना। जैसे कोई पर्सन बहुत प्यासा होता है ना, तो उसको एकदम से कोई चीज मिल जाए पीने की, तो बहुत तेजी के साथ में बड़ी बड़ी क्वांटिटी में पीता है। नहीं, वानप्रस्थ का समय नहीं आ गया लल्लू, समय आ गया कि अब ध्यान दो थोड़ा सा ठीक है। हाँ, पीडीएफ ऐप पर ही मिलेगी, परेशान ना हो। तो गजल का मतलब होता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में तेजी से चीजों को पीना, ठीक है। तो ये उसका गजल का मीनिंग हो गया। अब हमें चुबैका, ये देखो एक लगातार एक मेहनत कर रहा था, इसने ढूंढ ही लिया, उसका नाम होता है चुबैका। ठीक है, अब नेट पे सर्च करना, नेट पे लिखना स्टार वॉर्स और चुबैका। तो चुबैका जब लिखोगे ना तब तुम्हें वो दिख जाएगा कि मैं क्या क्या रेफरेंस देना चाह रहा हूं, क्या है वो कैरेक्टर जिसको मैं चाह रहा हूं कि तुम वाइल्ड एंड वूली से रिलेट करो। तो उसको वाइल्ड एंड वूली से रिलेट करोगे ना तो तुम्हें हमेशा वाइल्ड एंड वूली का मीनिंग याद रहेगा। उसका नाम है चुबैका, BACCH, चुबैका। वो देखो, वो मेरे से भी ज्यादा वो उसको पसंद है, वो तब तक ढूंढता ही रहा जब तक उसने ढूंढ नहीं लिया, ठीक है। तो गजल जो वर्ड है, गजल का मतलब लार्ज क्वांटिटी में किसी ड्रिंक को तेजी के साथ पीना। अब हमें इसका सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम इम्बाइब हो जाएगा। इम्बाइब का मतलब भी होता है पीना, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे। सिप का मतलब धीरे धीरे पीना, थोड़ा थोड़ा मात्रा में, ठीक है, वो एक तरीके से एंटोनिम हो गया। स्टार का मतलब होता है भूखों मरना, ठीक है, डाई बिकॉज ऑफ हंगर। रिलीज का मतलब छोड़ देना। तो गजल का सिनोनिम इम्बाइब। अगला आ गया हाउंड। हाउंड जो होता है, ठीक है, कोई बच्चा पहले हाउंड का मीनिंग बताए, गूगल पे मत देखना, मार पड़ेगी नहीं तो। हाउंड का कोई मतलब बताए क्या होता है। हाउंड होता है शिकारी कुत्ता, ठीक है। जैसे वोल्फ लाइक होता है ना, जो भारी भरकम कुत्ते, उन्हें कहते हैं हाउंड, ठीक। अगर तुम में से कभी किसी ने सीबीएसई बोर्ड में पहले हुआ करती थी, मुझे पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, दी हाउंड ऑफ बास्करविल, ठीक है, ये, ठीक है, शर्लक होम्स की एक चैप्टर है। शर्लक होम्स की बहुत सी कहानियां हैं, ठीक है। तो एक शर्लक होम्स की कहानी है द हाउंड ऑफ बास्करविल, ठीक है। ये एक चैप्टर मुझे याद है, एक नॉवल है, छोटी सी नॉवल है, ये सीबीएसई में पहले हुआ करती थी, ठीक है। अभी है कि नहीं है मुझे नहीं पता, अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसको याद होगा, द हाउंड ऑफ बास्करविल, ठीक है। ये शेरलॉक होम्स की एक स्टोरी है, नॉवल है छोटी सी, ठीक है। अडेप्टेशन है, मतलब ओरिजिनल जो है वो तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन उसका अडेप्टेशन तैयार किया गया स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, एब्रिज कर दिया गया, उसको शॉर्ट कर दिया गया काफी, ठीक है। द हाउंड ऑफ बास्करविल, ओरिजिनल जो है वो तो बड़ा नॉवल है, ठीक है। तो ये जो द हाउंड ऑफ बास्करविल है ना, इसमें हाउंड का मतलब वही होता है, शिकारी कुत्ता, ठीक। तो हाउंड का हमें सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो हाउंड का सिनोनिम में बीगल होता है। बीगल एक टाइप का डॉग होता है, हाउंड भी डॉग होता है,
ठीक है, क्रिटिक है, माइग्रेट है, वेरिएबल है, उनके सबके मीनिंग अलग है। तो इसमें इसका सिनोनिम हो जाएगा बीगल। बीगल इज अ काइंड ऑफ, ठीक है, डॉग। बीगल भी एक डॉग होता है, हाउंड भी डॉग होता है, तो वो उसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, अगला देखो, एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब रोक। एम्बार्गो का मतलब होता है रोक, रिस्ट्रिक्शन, लिमिट। ठीक है, कॉमर्स का टर्म है, बेसिकली कॉमर्स में या गवर्नेंस में यूज किया जाता है, मतलब गवर्नेंस में या फिर कॉमर्स में ये टर्म ज्यादा यूज होता है, एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है, रोक होता है। ठीक है, अब अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो इसका सिनोनिम हो गया बैरियर। एम्बार्गो का सिनोनिम क्या हो गया? बैरियर, ट्रेड बैरियर, ट्रेड एम्बार्गो। अगला देखो, अब बताने एंटोनिम्स। अब हमें बताने एंटोनिम्स। पहला वर्ड आ गया एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब हो गया समथिंग विच इज वेरी अनप्लेजेंट, कुछ ऐसा जो बहुत ही अनप्लेजेंट है, कॉस्टिक है, अनफ्रेंडली है, बेस्वाद है। और हमें बताना है इसका एंटोनिम। ठीक है, तो फॉरटेल का मतलब किसी चीज के बारे में पहले बता देना। अमेज का मतलब जो आश्चर्यचकित हो गया हो। अमेज का मतलब जो सरप्राइज हो, शॉक्ड हो। हार्श का मतलब बहुत खराब। तो हार्श एक तरीके से उसका सिनोनिम है, लेकिन हमें बताना है एंटोनिम। सिनोनिम बताना होता तो हम हार्श बता देते। तो ब्लैंड वर्ड। ब्लैंड का मतलब पोलाइट, काइंड। ठीक है, ब्लैंड का मतलब पोलाइट और काइंड, ये इसका हो गया। अमेज नहीं होगा बेटा, अमेज का मतलब शॉक्ड या सरप्राइज होता है। ठीक है, अगला देखो, राइबल्ड। राइबल्ड का मतलब होता है समथिंग क्रूड, कुछ ऐसा जो बहुत भद्दा है, निम्न स्तर का है। ठीक है, सीधे शब्दों में कहना तो वल्गर है। तो अगर हमें सिनोनिम बताना होता तो इसका सिनोनिम वल्गर है। राइबल्ड जो वर्ड है, राइबल्ड का सिनोनिम में वल्गर है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, वो गाली गलौज की भाषा यूज करते हैं। बहुत से लोग होते हैं, आपने सुना होगा कि उनकी भाषा बहुत गाली गलौज वाली होती है, बहुत भद्दी भाषा यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं राइबल्ड लैंग्वेज। अब हमें बताना है इसका एंटोनिम। सिनोनिम बताना था तब तो हम कह देते हैं वल्गर, लेकिन हमें एंटोनिम बताना था। एंटोनिम इसका हो गया क्लीन। इसका एंटोनिम हो गया बच्चों क्लीन। अगला देखो, स्कर्लियस। स्कर्लियस, स्कर्लियस का मतलब होता है कुछ ऐसा जो किसी को मतलब आरोप लगाने के लिए हो, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए हो, जिसमें किसी को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, किसी को बड़ा मतलब लपेटा जा रहा हो, वो होता है स्कर्लियस। ठीक है, ब्लेमिंग काइंड ऑफ, क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन। ये हमें बताना है एंटोनिम। सिनोनिम बताना तो हम कोर्स कह सकते थे, एंटोनिम बताना है तो एंटोनिम हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जिसमें किसी की प्रशंसा की जा रही हो, जिसमें किसी को शाबाशी दी जा रही हो। ठीक है, तो स्कर्लियस का एंटोनिम हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कहते हैं नहीं, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, तो कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब शाबाशी, अप्रूवल। ठीक है, चलो ये हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। बाय बाय, थैंक यू।